रोड अच्छे हों, होटल्स अच्छे हों, सिक्योरिटी का जो सिस्टम है यहाँ पर वो अच्छा हो, जो फैमिली टूरिस्ट आते हैं डेफिनेट उनका सबसे पहला जो उनकी प्रायोरिटी होती है वो फैमिली प्रोटेक्शन होती है, वो उस हवाले से ज़्यादा संजीदगी से सोचते हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल ये तो नहीं बना सके, तो इन्होंने एक आसान रास्ता तलाश किया और वो आसान रास्ता ये था कि अगर कुछ लोग अपने बच्चियों को तालीम दिलवाना चाहते हैं तो वो अपने घरों में उनको तालीम दिलवा दें। सबसे बड़ा जुल्म ये है कि तमाम स्कूलों में एक ही टीचर दी गई है और तमाम क्लासों के लिए एक ही टीचर है। ये एक अगर उसको स्कूल कहें, कमरा कहें, उसमें एक टीचर है, एक ही टीचर है जिसने पहली क्लास से लेकर 5 क्लास तक जो है ना वो बच्चों को तालीम देनी होती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू में आज जो मेरे मेहमान हैं इनका ताल्लुक लाहौर से है, एक सियासी पार्टी से भी इनका ताल्लुक है। नाम है इनका साबिर अली हैदर। किस सियासी पार्टी से है और इसकी और डिटेल्स में आपको आगे प्रोग्राम में चल के बताऊंगा। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में जब ये आए हैं तो इन्होंने दारेल का बल्कि जिला दियामर का भी विजिट किया और वहाँ पे जो होम बेस्ड स्कूल्स हैं उन्हें भी विजिट किया और इनके पास कुछ सजेशंस हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनकी उन्होंने निशानदेही की है। आज इसी हवाले से भी बात करेंगे। साबिर अली हैदर, जैसे मैंने कहा, इनका ताल्लुक है पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी से। जी हाँ, ये सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी हैं। इस हवाले से भी आखिर में प्रोग्राम के मैं आपको बताऊंगा, कुछ सवाल हम ज़रूर पूछेंगे साबिर साहब से। साबिर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा, आपको गिलगित बल्तिस्तान कैसा लगता है जनरली? अगर मैं समझूं कि दुनिया में भी कोई जन्नत है तो वो गिलगित बल्तिस्तान है। बाज़ लोग कंप्लेन करते हैं यहाँ पे सहूलियात नहीं है, तो जिस तरह की सहूलियात आपको मिलती हैं तो क्या समझते हैं कि काफ़ी हैं कि नाकाफ़ी हैं टूरिस्ट के लिए? मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आने वाले तमाम जो टूरिस्ट हैं वो इनफरादी हैसियत में जिन लोगों ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में यहाँ पर कोई डेवलपमेंट की हुई है वो उस हवाले से तो समझते हैं कि वो मुतमईन हैं, लेकिन जो रियासती एहलकारों की तरफ से या हुक्मरानों की तरफ से जो फैसिलिटेशन दी जानी चाहिए थी शायद लोग उनसे महरूम है और वो बार बार जो शिकायत करते हैं तो वो उसी हवाले से शिकायत करते हैं कि यहाँ के हुक्मरानों को आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ ऐसी सहूलियात मुहैया करनी चाहिए कि टूरिज़्म जो है वो जो 50% है वो 100% में चला जाए और 100% से भी प्लस में चला जाए, ताकि लोग यहाँ पर एक दफ़ा नहीं बार बार आएँ और तमाम उन सहूलियात से भी फ़ायदा उठाएं जो उनको इस वक्त की ज़रूरत में शामिल है। अगर हम 2 मिनट के लिए कोविड को एक साइड पर रखते हैं तो एक टूरिस्ट जिनको हम डोमेस्टिक टूरिस्ट कहते हैं, आप घर वाले हैं, आप लाहौर से आते हैं या कराची से आते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है यहाँ पे? इंटरनेट तो आजकल बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा रोड अच्छे हों, होटल्स अच्छे हों, यही चीज़ें चाहिए। रोड अच्छे हों, होटल्स अच्छे हों, सिक्योरिटी का जो सिस्टम है यहाँ पर वो अच्छा हो, जो फैमिली टूरिस्ट आते हैं डेफिनेट उनका सबसे पहला जो उनकी प्रायोरिटी होती है वो फैमिली प्रोटेक्शन होती है, वो उस हवाले से ज़्यादा संजीदगी से सोचते हैं। तो रास्ते में भी जो इंतजामिया के एहलकार हैं जो जिस तरीके से वो लोगों को अपनी बाउंड्री से इंटर करते हैं अपने अपने एरियाज के अंदर से, तो उस हवाले से लोग थोड़े से गैर मुतमईन फील करते हैं, लोग इनसिक्योर फील करते हैं चीज़ों को। तो उस हवाले से अगर चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट की जाएं और थोड़ा सा मोरल जो है वो अवामी हो, पीपल जिसको पसंद करें, अवामी अंदाज में लोगों से बात हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर बिहेवियर जो है वो कुछ अहलकारों का कुछ इस तरह से रूट सा होता है कि लोग उससे भी जो है वो समझते हैं कि ये परेशान होना उनके लिए। जनरली टूरिस्ट पुलिस के हवाले से बड़ा अच्छा तासुर पाया जाता है। आपका इंटरेक्शन इनसे हुआ? अक्सर क्योंकि हम भी पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर घूमते रहते हैं इलाकों में, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो हम समझते हैं कि खामियां हैं और वो हमसे ये नहीं समझते कि अवाम की तरफ से हैं। अवाम का प्यार, अवाम की मोहब्बत, उनके छोटे छोटे जो बिजनेस हैं यहाँ पर जिनकी बुनियाद पर वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं वो बहुत अच्छा है, वो अपनी तरफ से जो करते हैं वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो हुक्मरानों की तरफ से खामियां हैं मैं उनकी निशानदेही करना चाह रहा हूँ कि वो ज्यादा संजीदगी से उनको लेना चाहिए था। सही। अच्छा, ठीक है। जिला दियामर गिलगित बल्तिस्तान का पसमानदा इलाका है, ख़वातीन की तालीम का रेशो तो बहुत ही ज़्यादा कम है। आपने विजिट किया और वहाँ पे कुछ होम बेस्ड स्कूल्स हैं, गर्ल्स स्कूल्स, तो आपने क्या पाया जब आपने विजिट किया? किस तरह का माहौल है और क्या आप उस हवाले से? शबीर मीर भाई, सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात यह है कि इस दियामीर के एरिए को मुझसे ज़्यादा आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 2010 में क्या इशू थे, 1995 में क्या इशू थे, 2005 में क्या इशूज़ थे, वहाँ पर बच्चियों की तालीम के ऊपर रुकावटें थीं, क्यों थी ये भी आपको पता है कि क्या मसाइल थे।
کچھ علاقے کے دوستوں کی وجہ سے، کچھ علاقے کے نوجوانوں کی وجہ سے لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر فوکس کیا گیا، احتجاج ہوئے، لوگوں نے ایک آواز بلند کی اور حکمران اس وقت کے حکمرانوں کو مجبور کیا کہ وہ ہماری بچیوں کو تعلیم دلوائیں. صحیح. یہ وہاں پر اوپن اسکول تو نہیں بنا سکے جس کے اوپر لکھا جائے کہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول، گورنمنٹ گرلز کالج، گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول، یہ تو نہیں بنا سکے. تو انہوں نے ایک آسان راستہ تلاش کیا، اور وہ آسان راستہ یہ تھا کہ اگر کچھ لوگ اپنے بچیوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے گھروں میں ان کو تعلیم دلوا لیں. انہوں نے گھر کا ایک کمرہ جو ہے اس کو ہوم اسکول کا نام دے دیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا مشکل سے ہوا، بڑی محنت کے بعد ہوا. عوام کی ایک بڑی آواز تھی جو پریشر بنا رہی تھی، جس کی بنیاد پر ریاست کے اہلکاروں کو یہ فیصلہ لینا پڑا کہ ہم اس طریقے سے کچھ کرتے ہیں. اچھا، یہ کچھ عرصہ چلا، اچھے طریقے سے چلا. تعداد بھی بچیوں کی اچھی خاصی ہے. ایک گھر کے کمرے کے اسکول کے اندر 40 50 100 تک بچیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تمام اسکولوں میں ایک ہی ٹیچر دی گئی ہے اور تمام کلاسوں کے لیے ایک ہی ٹیچر ہے. یہ اگر اس کو اسکول کہیں، کمرہ کہیں، اس میں ایک ٹیچر ہے، ایک ہی ٹیچر ہے جس نے پہلی کلاس سے لے کر 5 کلاس تک جو ہے نا وہ بچوں کو تعلیم دینی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. یہ شاید ہمیں دھوکہ دینے والی بات ہوگی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جب سے یہ نئے حکمران آئے ہیں، تقریباً ان کو 6-7 ماہ ہو چکے ہیں، انہوں نے 6-7 ماہ میں ان بچیوں کی تنہائیں روکی ہوئی ہیں، ان ٹیچرز کی تنہائیں روکی ہوئی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ اپنے آپ کو عوام دوست کہتے تھے، تعلیم دوست کہتے تھے. وہ تعلیم دوستی کہاں گئی؟ وہ عوام دوستی کہاں گئی؟ وہ جو 50 اسکول نئے انہوں نے دیے وہ کہاں ہیں؟ کس بنیاد پر بنائے گئے؟ ان کی پروٹیکشن کیا ہے؟ وہاں پر بچیوں کی حالات کیا ہیں؟ وہاں پر ٹیچرز کے کیا حالات ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس ریاست کے اندر ٹیچر کی عزت نہیں ہے، جس ریاست کے اندر ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں ہے، جس ریاست کے اندر ٹیچر کے ساتھ جاتی، وہ ریاست کبھی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں. صحیح. جب آپ بیامار گئے تو لوگوں نے آپ سے شکایت کی. میں نے اسکولوں کے وزٹ کیے، میں نے ٹیچر سے بات کی، میں نے اسٹوڈنٹ بچیوں سے بات کی. ہر طرف سے صرف ایک ہی شکایت تھی کہ حکمران ہماری طرف نہیں دیکھ رہے. کب تک یہ چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ آج کے ایک بات شبیر بھائی، ایک بات بہت اہم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس جدید ترین دور میں جب علم کے بغیر دنیا کا کوئی ایک علاقہ ترقی نہیں کر سکتا تو اتنا بڑا ملک کیسے ترقی کرے گا؟ آج بھی پاکستان کے 3 کروڑ بچے اسکولوں میں جانے سے محروم ہیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. امیر کے ان ٹیچرز کے ساتھ جس طرح کی ریاست یہ زیادتی کر رہی ہے، خدا کی قسم رونا آتا ہے. لوگوں کے گھر کے چولہے اگر بجھانے پر یہ تلے ہوئے ہیں تو بچیوں کو تعلیم دلوانے کا فیصلہ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ میرا سوال یہ تھا آپ صابر صاحب کی، جو ہمارے پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں اس علاقے کے، پرانے یا نئے ہیں، جس سے ملاقات آپ کی ہوئی؟ کوئی نہیں، ملاقات نہیں ہوئی. کچھ لوگوں کے نام، کوئی حیدر خان نام سے، رحمت ولی کے نام سے، رحمت خالق کے نام سے، جو اس وقت شاید MNA بھی ہیں وہاں کے، MPA بھی ہیں، جو بھی ہیں، اسمبلی کے ممبر بھی ہیں. ان لوگوں کا یہ تعلیم دوست نہیں رہے کبھی بھی. حکمران پاکستان کے ہوں، حکمران گلگت بلتستان کے ہوں، یہ حکمران یہ کبھی بھی تعلیم دوست نہیں رہے. یہ عوام دوستی نہیں ہے تو تعلیم دوستی کیسے پاسبل ہے؟ ویسے ایک چیز اس میں ہے، فرسٹ ٹائم اس علاقے سے ثریا زمان، جو ہمارے دوست زمان صاحب کی بیٹی ہیں، ان کو انہوں نے موقع دیا ہے اور وہ خواتین کی نشست کے اوپر نمائندگی کر رہی ہیں. شاید وہ اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی. اسپیشل ریپرزینٹیٹیو کے طور پر جب آپ کسی سے کام لیتے ہیں تو وہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں کہ وہ کام لیا جاتا ہے یا کام صرف چلایا جاتا ہے. تو کام لینے اور چلانے میں بڑا فرق ہے. کام لینے اور چلانے میں بڑا فرق ہے. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہاں پر کام چلانے کے لیے لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں. جو اس سسٹم کے اندر خرابیاں ہیں ہم نے کبھی اس کی نشاندہی نہیں کی. میں چاہتا ہوں کہ ان کی نشاندہی ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان کی ریاست یا GB کی اسمبلی کے ممبران، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پبلک سروس کے جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں ان کے اوپر کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کی طرف کیا ان کا پروگرام ہے، ان کی طرف کیا ان کے انیشیٹوز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زیرو ہیں. صحیح. اچھا صابر صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی پاکستان انقلابی پارٹی، اب آپ پاکستان کے اندر تو ہے، تو کیا گلگت بلتستان میں بھی اس کو اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل. ہم نے رسپانس کیسا ہے، کہاں سے سٹارٹ لیا ہے؟ اور رسپانس میں سمجھتا ہوں کہ آج کے 2021 کے ٹائم میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جب میں 2015 میں پہلی دفعہ یہاں پر آیا تھا تو اسٹوڈنٹس نے کچھ جو لاہور کی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ان کی دعوت پر میں یہاں پر پہنچا تھا. سب سے پہلا میرا وزٹ نگر کا تھا. نگر کے کچھ نوجوانوں سے بات کی ہم نے، وہاں پر کچھ اسکول بھی وزٹ کیے، کچھ ہائی اسکول لیول کے فیمیل اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ہم نے بات کی، کچھ اسٹوڈنٹ سے بھی بات کی.
लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा था एजुकेशन को लेकर कि अगर रियासत हमें वेल एजुकेट करना चाहती है और हमसे कुछ लेना चाहती है काम, तो हमें बेहतरीन तरक्की पसंद इल्म जो है वो पढ़ाया जाए, साइंटिफिक इल्म हमें पढ़ाया जाए। हमें जिस तरह का ये तालीम दे रहे हैं, ये तालीम हमें आगे बढ़ने से मना करती है, आगे बढ़ने से रोकती है। हम जदीद साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, हम जदीद टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, हम जदीद साइंस के ऊपर काम करना चाहते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू यह है कि आज भी यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन लेते हैं वहां पर साथ रिसर्च इंस्टीट्यूशन नहीं है, जो कि हर यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी में शामिल है। ये है इतना बड़ा धोखा। मैं समझता हूं कि कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की उन तमाम यूनिवर्सिटियों से थोड़ी सी आगे इसलिए है कि एक माहौल तो हेल्दी है, लोगों की रिस्पेक्ट तो है, स्टूडेंट की बात तो सुनी जाती है, स्टूडेंट्स को बात करने का मौका तो दिया जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी किसके हवाले की हुई है पिछले 40 साल से? वहां पर जो कंजर्वेटिविज्म है, जो बलोचों को भी मारता है, जो पश्तूनों पे भी तशद्दुद करता है, वो किसकी जिम्मेदारी है उसको रोकना? मेरी और आपकी तो नहीं है। लिहाजा इस तरह की जो सिचुएशन है उसको भी टैकल करना है, हमने टैकल करना है, हमने ही लोगों को बतानी है ये बात। तो यहाँ का जो रिस्पांस है वो इतना अच्छा है नौजवानों की तरफ से, तमाम कम्युनिटीज़ की तरफ से, नगर वाले, दारेल वाले, गिजर वाले, ये मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन उनका पाकिस्तान के हवाले से सोचना, उनका अपने फंडामेंटल राइट के हवाले से सोचना, वो इतना पॉजिटिव और हेल्दी है कि मैं समझता हूँ कि मैं लेट आया हूँ, लोग पहले से तैयार बैठे हैं। अच्छा, चूंकि एक सवाल अक्सर यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के तनाजुर में किया जाता है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, जो जिसकी हुकूमत आती है वफाक में, तो टिल्टेड हमारे लोग होते हैं उस पार्टी की तरफ। जी जी। यहाँ पे माजी में हमने देखा कि 12-12, 14, 16 नेशनलिस्ट जमातें इकट्ठी हो के भी जितने लोग स्टेज पे होते थे, लोग नीचे जो उनके शरीक होने के लिए पार्टिसिपेंट इतने नहीं होते थे। ये जनरल है, ये जनरल है, बिल्कुल ऐसे। तो आपको ये फील नहीं हुआ कि यहाँ पे शायद उस तरह एंटरटेन नहीं किया जाता है नेशनलिस्ट, सब नेशनलिस्ट पार्टीज को, या थोड़ी सी लेफ्ट वाली पार्टीज को? कुछ तो प्रेजेंस जरूर है, नाजिर साहब हकीकत है, इसी तरह बाबा जान इनकी अच्छी खासी फॉलोइंग थी, आजकल वो थोड़े से शायद पस पर्दा हैं, कुछ घरेलू मसाइल हैं या कमिटमेंट्स हैं। तो आपका ये इंप्रेशन, जो मेरा सवाल है, आप इसको किस हद तक? मैं समझता हूँ कि यहाँ पर नेशनलिस्ट जो अप्रोच है या लेफ्ट की जो अप्रोच है वो आइसोलेट हुई हुई है अवाम से। उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इवन कश्मीर के अंदर, वो अवाम को अपना मौक़िफ़ समझाने में और बताने में नाकाम हैं। ये एक हकीकत है। सवाल ये है कि जो फ़िलासफ़ी होती है, जो पार्टी का प्रोग्राम होता है या जो पॉलिटिकल अप्रोच होती है, वो तो अवाम के लिए होती है। अगर अवाम उसको काबिल कबूल नहीं करते, अवाम उसको कबूल नहीं करते, तो डेफिनेट अवाम आपके साथ नहीं रहेंगे। ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, ये आपकी लीडरशिप की जिम्मेदारी थी, या आपके पार्टी प्रोग्राम की जिम्मेदारी थी कि वो प्रो पीपल हो। अगर वो प्रो पीपल होगा तो लोग उसकी तरफ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लेफ्ट को नहीं मिला, पाकिस्तान के अंदर भी नहीं मिला, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी नहीं मिला। मसलन हमने 1 साल पहले पार्टी अनाउंस की, हमने 2 कैंडिडेट दिए गिजर के अंदर, एक कैंडिडेट दिया सकरदू के अंदर, तो उसका रिस्पांस भी अच्छा था। लोगों ने हजार के राउंड अबाउट में वोट लिए, लोगों ने दिए इस बुनियाद पर कि ये लोग हमारे फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, हमारे अंदर मौजूद हैं। वो जो गिजर के नालों में बैठी हुई कम्युनिटी है, उसकी बात कौन कर रहा है? वो जो पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए जानवरों के साथ जिंदा रहने वाले अफराद, उनकी बात कौन कर रहा है? उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है यहाँ पर? कोई नेशनलिस्ट पहुंचा आज तक वहां पर? कोई लेफ्ट पहुंचा वहां पर आज तक? ये जो सो कॉल्ड लेफ्ट लीडरशिप है, सो कॉल्ड नेशनलिस्ट लीडरशिप है, इन्होंने अवाम के साथ धोखा किया, उस फिलॉसफी के साथ धोखा किया जो अवाम की फिलॉसफी थी। इन्होंने अवाम को उस तरीके से एजुकेट नहीं किया। हमारी फिलॉसफी तो हमें कहती है एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। कहाँ किया इन्होंने एजुकेट? कहाँ की है इन्होंने एजिटेशन? कहाँ की है इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन? नहीं की। उसका फेलियर है जिसकी बात आप कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया साबिर अली हैदर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।